हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। सेमीकंडक्टर और जंक्शन डायोड की सीरीज में हम आज आगे बढ़ रहे हैं और टॉपिक ले रहे हैं ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपी ट्रांजिस्टर को पहले से ही रीड कर रखा है, तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर विन्यास की। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है। तो हमने पीछे ट्रांजिस्टर वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर और वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर को अच्छे से रीड किया। तो हमने देखा कि ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर की जो वर्किंग है वो लगभग सेम है, वर्किंग सेम है, लेकिन एनपीएन ट्रांजिस्टर में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन, जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में चार्ज कैरियर्स होल होते हैं। तो जो होल्स की गतिशीलता है, जो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता है, वो होल्स की गतिशीलता से अधिक होती है, यानी इलेक्ट्रॉन अधिक गतिशील होते हैं होल की अपेक्षा। तो उच्च आवृत्ति के परिपथों में या कंप्यूटरों में हमेशा एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि इनमें चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों से अधिक गतिशील होते हैं। बात करेंगे यदि हम ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन की, तो ट्रांजिस्टर में बेसिकली 3 टर्मिनल होते हैं, इमिटर, बेस, कलेक्टर। कितने टर्मिनल? इमिटर, बेस, कलेक्टर। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, जबकि हमें किसी परिपथ से जोड़ने के लिए 2 टर्मिनल की जरूरत है, एक इनपुट सिग्नल, एक आउटपुट सिग्नल। हमें केवल दो टर्मिनल की जरूरत है, जबकि ट्रांजिस्टर में तो 3 टर्मिनल हैं। तो ये जो एक शेष टर्मिनल बच जाता है, इसको हम समायोजित करने के लिए उभयनिष्ठ सर्किट के रूप में, उभयनिष्ठ टर्मिनल के रूप में हम प्रयोग कर लेते हैं, इसे कॉमन टर्मिनल के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। और ये जो एक शेष टर्मिनल बचता है, हम इसकी अर्थिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जैसे इसमें हमने दिखाया है, इसकी अर्थिंग, एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इसकी हमने अर्थिंग की है, जैसा कि अभी हम इस पर बात करेंगे। तो बचे टर्मिनल की हम अर्थिंग कर देते हैं। तो ट्रांजिस्टर को विद्युत क्षेत्र में 3 प्रकार से प्रयोग करते हैं, क्योंकि 3 टर्मिनल में से 2 टर्मिनल तो यूज हो जाते हैं, बचे एक टर्मिनल को हम बारी बारी से कॉमन करते हैं। जैसे ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जब हम बेस को अर्थिंग करेंगे, बेस को कॉमन ले लेंगे, तो ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। और जब अगले स्टेप में जब हम इमिटर को उभयनिष्ठ सर्किट के रूप में लेंगे, तो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन होगा। और अगली बार में जब हम कलेक्टर को कॉमन बेस मानेंगे, तो उसमें ट्रांजिस्टर का कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होगा। इस प्रकार से बाह्य विद्युत क्षेत्र में ट्रांजिस्टर को यूज करना 3 प्रकार से हम इसे यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर का कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन और ट्रांजिस्टर का कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए हम देखते हैं ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि हमने बोर्ड पे लिखा है ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, उसमें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन उभयनिष्ठ क्या है, इसमें बी बेस है, ट्रांजिस्टर का बेस उभयनिष्ठ किया है, उसकी हमने अर्थिंग की है। तो बी को जब उभयनिष्ठ सर्किट के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इसे हम कहते हैं ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसे हम ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के रूप में यूज कर रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं ये लोड R1 है, ये लोड R2, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, जिसमें इमिटर टू कलेक्टर धारा का प्रवाह हो रहा है। ये इमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर, ये तो हम देख रहे हैं कि इमिटर बेस वोल्टेज को फॉरवर्ड बायस रखते हैं। इमिटर बेस वोल्टेज को फॉरवर्ड बायस, इमिटर के पीएनपी ट्रांजिस्टर के पी टाइप क्रिस्टल को बाह्य बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ा है, तो इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस तथा कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस स्थिति में लेते हैं। इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस स्थिति में, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस स्थिति में लेते हैं। इमिटर बेस वोल्टेज को VEB, इमिटर बेस वोल्टेज को VEB, कलेक्टर बेस वोल्टेज को VCB से मापते हैं। ठीक है, इमिटर बेस वोल्टेज को VCB से नापते हैं। तो इमिटर
जैसा कि हम जानते हैं इमिटर, यदि हम इमिटर के वोल्टेज में थोड़ा सा परिवर्तन करें, इमिटर के टर्मिनल पर लगे इनपुट सिग्नल में के मान में के वोल्टेज में, इमिटर टर्मिनल के वोल्टेज में यदि हम थोड़ा सा परिवर्तन करें तो देखते हैं इमिटर जो धारा है, इमिटर धारा में पर्याप्त परिवर्तन होता है और इसके संगत कलेक्टर धारा में भी बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। यदि हम इमिटर वोल्टेज के मान में थोड़ा सा परिवर्तन करें तो इमिटर धारा के मान में बहुत ज्यादा परिवर्तन और संगत कलेक्टर धारा के मान में भी बहुत पर्याप्त परिवर्तन होता है, जो कलेक्टर के टर्मिनल पर लगे लोड RL के सिरों द्वारा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार यदि हम इमिटर के टर्मिनल पर किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को लगाएं तो हमें कलेक्टर के टर्मिनल पर लगे लोड RL के द्वारा एक उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्राप्त होगा। प्राप्त आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल की कलाएं विपरीत हैं। ये इस कला में है, ये जस्ट अपोजिट कला में है, तो इनकी कलाएं परस्पर क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो एम्पलीफायर के रूप में, प्रवर्धक के रूप में प्रयोग होता है। तो यह है ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम देखेंगे कितना वोल्टेज करंट गेन होता है, कितना करंट गेन होता है। यदि बात करें हम इसके करंट गेन की तो इसमें कितना करंट गेन होता है। नंबर 1, करंट गेन, धारा लाभ इसमें कितना होता है। तो धारा लाभ के लिए ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कलेक्टर करंट के मान में परिवर्तन डेल्टा IC, कलेक्टर करंट के मान में परिवर्तन डेल्टा IC कितना, कलेक्टर करंट के मान में परिवर्तन डेल्टा IC तथा इमिटर करंट के मान में परिवर्तन डेल्टा IE। कलेक्टर करंट के मान में परिवर्तन डेल्टा IC तथा इमिटर करंट के मान में परिवर्तन डेल्टा IE के अनुपात को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन अल्फा कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा लाभ अल्फा क्या है, धारा लाभ अल्फा क्या है। ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कलेक्टर करंट के मान में परिवर्तन डेल्टा IC तथा इमिटर करंट के मान में परिवर्तन डेल्टा IE के अनुपात को ट्रांजिस्टर का धारा लाभ करंट गेन कहते हैं, जबकि ट्रांजिस्टर का कलेक्टर बेस वोल्टेज VCB क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्या नियत रहे, VCB कांस्टेंट रहे। VCB कांस्टेंट रहे तो इसे हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर का करंट गेन अल्फा कहते हैं। अब बात करते हैं इसमें वोल्टेज गेन कितना होता है। वोल्टेज गेन कितना होता है, तो इसे हम लिख लें एडवांटेज ऑफ वोल्टेज AV, एडवांटेज ऑफ वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज, यह है एडवांटेज ऑफ वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं, IC डेल्टा IC इंटू इधर का जो प्रतिरोध था वो क्या था, R2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा IC इंटू R2 लिख सकते हैं। V इज इक्वल टू डेल्टा IC, ये आउटपुट वोल्टेज के लिए डेल्टा IC इंटू जो रेजिस्टेंस है वो है R2, तो डेल्टा IC इंटू R2। और इनपुट वोल्टेज के लिए
इनपुट वोल्टेज के लिए इनपुट करंट है डेल्टा IE, डेल्टा IE इंटू रेजिस्टेंस है R1। तो यदि हम देखें डेल्टा IC अपन डेल्टा IE जो है इसे हम करंट गेन अल्फा लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे AV करंट गेन अल्फा इंटू R2 अपान R1। तो ये हमारा है एडवांटेज ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज गेन AV इज इक्वल टू अल्फा इंटू R2 अपान R1। ये है हमारा धारा लाभ, ये है हमारा वोल्टेज लाभ। बात करें अगर जो हम शक्ति लाभ की बात करें, नंबर 3 इधर ही लिख देते हैं। बात करें नंबर 3 पे, बात करें अगर जो पावर गेन की, इस ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में शक्ति लाभ कितना होता है, तो पावर गेन क्या है, पावर गेन इज इक्वल टू करंट गेन इंटू मल्टीप्लाई वोल्टेज गेन, करंट गेन और मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज गेन। पावर गेन हमारा है करंट गेन इंटू मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज गेन। तो हमने करंट गेन कितना निकाला है अल्फा, वोल्टेज गेन हमारा भी निकला है अल्फा इंटू R2 अपान R1। तो ये क्या हुआ, एडवांटेज ऑफ पावर अल्फा स्क्वायर R2 अपान R1। तो ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन अल्फा डेल्टा IC अपान डेल्टा IE, जबकि कलेक्टर बेस वोल्टेज कांस्टेंट है, तो धारा लाभ ये अल्फा है। वोल्टेज गेन एडवांटेज ऑफ वोल्टेज अल्फा इंटू R2 अपान R1 और पावर गेन अल्फा स्क्वायर R2 अपान R1 होता है। तो एम्पलीफायर के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। तो ये ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन था। अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर के कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन की ओर। बात करेंगे ट्रांजिस्टर के कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन की। तो यदि बात करें हम ट्रांजिस्टर के कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन की, ट्रांजिस्टर के कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन की, तो ट्रांजिस्टर का कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, ट्रांजिस्टर का एक कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। हमने उभयनिष्ठ टर्मिनल के रूप में ई को लिया है, इमिटर को उभयनिष्ठ टर्मिनल के रूप में लिया है। ये PNP ट्रांजिस्टर है, तो उभयनिष्ठ सर्किट के रूप में ई को हम लेते हैं। तो इमिटर बेस जंक्शन को उपरोक्त सर्किट में, ये जो सर्किट बना है इसमें इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग में रखते हैं और इमिटर कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायसिंग स्थिति में रखते हैं। बेस इमिटर वोल्टेज को VBE, बेस इमिटर वोल्टेज को VBE, कलेक्टर इमिटर वोल्टेज को VCE द्वारा मापते हैं। इससे नापते हैं, VCE द्वारा नापते हैं। हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में बहुत क्षीण आधार धारा के संगत बहुत हाई कलेक्टर करंट बहती है, तो ट्रांजिस्टर निवेशी सिग्नल बेस पे लगा हुआ है, तो बेस पे लगे होने से इसके करंट के मान में बहुत कम परिवर्तन करने पर संगत कलेक्टर के मान में कलेक्टर के टर्मिनल पर लगे लोड R2 में धारा के मान में काफी अधिक परिवर्तन होता है। यानी आधार पे लगे जो इनपुट सिग्नल है, जो बेस पे लगा इनपुट सिग्नल है, इसके धारा के मान में बहुत अल्प परिवर्तन करने पर कलेक्टर के टर्मिनल पे लगे R2 लोड प्रतिरोध द्वारा हमें बहुत हाई करंट उत्पन्न होता है, बहुत ज़्यादा हमें विद्युत धारा मिलती है, जिनकी
इनकी जो कलाएं हैं, इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल की धाराएं, जो धारा की कलाएं हैं वो परस्पर विपरीत होती हैं। हमने जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन अभी बताया, हमने जो ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बताया, उसमें शायद इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल की जो कलाएं हैं वो एक जैसी होती हैं, समान होती हैं। तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, शायद मैंने इनको इनपुट सिग्नल की धारा और आउटपुट सिग्नल के फेज को अपोजिट डायरेक्शन में बता दिया है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, सॉरी। ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल की जो कलाएं हैं ये समान होती हैं, जबकि ट्रांजिस्टर के कॉमन इंटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल की जो कलाएं हैं वो विपरीत होती हैं। तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला जो कोई सर्किट है वो ट्रांजिस्टर का कॉमन इंटर कॉन्फ़िगरेशन है। ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि इसमें धारा जो प्रवर्धन है वो सर्वाधिक होता है, धारा प्रवर्धन बहुत होता है, यानी बेस पर लगे निवेशी सिग्नल में धारा के मान में बहुत कम परिवर्तन करने पर कलेक्टर के टर्मिनल पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन हमें दिखता है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से एम्पलीफायर के रूप में ट्रांजिस्टर का कॉमन इंटर कॉन्फ़िगरेशन को हमने देखा। तो हम इसमें बात करते हैं, इसमें करंट गेन कितना होता है, वोल्टेज गेन कितना है, पावर गेन कितना है, इसके बारे में बात करते हैं। करंट गेन कितना है ट्रांजिस्टर के कॉमन इंटर कॉन्फ़िगरेशन में, करंट गेन की अगर जो हम बात करें तो ट्रांजिस्टर के इंटर कॉन्फ़िगरेशन में कलेक्टर करंट के मान में परिवर्तन डेल्टा IC, कलेक्टर करंट के मान में परिवर्तन डेल्टा IC तो संगत बेस करंट के मान में परिवर्तन डेल्टा IB के अनुपात को, कलेक्टर करंट के मान में परिवर्तन डेल्टा IC तब बेस करंट के मान में परिवर्तन डेल्टा IB के अनुपात को ट्रांजिस्टर के कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन बीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट गेन बीटा कहते हैं। जबकि ट्रांजिस्टर का कलेक्टर इमिटर वोल्टेज कांस्टेंट हो, क्या कांस्टेंट हो? कलेक्टर इमिटर वोल्टेज VEC क्या रहे? नियत रहे। VEC नियत रहे तो ट्रांजिस्टर का करंट गेन बीटा कहलाता है, डेल्टा IC पान डेल्टा IP। जबकि ट्रांजिस्टर का कलेक्टर इमिटर वोल्टेज जो VCE है वो कांस्टेंट रहे, तो यह है करंट गेन बीटा। अब बात करेंगे जो वोल्टेज गेन की, वोल्टेज गेन क्या होगा? एडवांटेज ऑफ वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज की अगर जो हम बात करें तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? I इसमें डेल्टा IC, आउटपुट करंट डेल्टा IC है, संगत प्रतिरोध R2 है, तो डेल्टा IC इंटू R2 अपान इनपुट वोल्टेज की अगर जो बात करें तो इनपुट वोल्टेज डेल्टा IB है और संगत प्रतिरोध R1 है। तो ये कुछ इस तरह से है, इसमें हम इसको डेल्टा IC अपान डेल्टा IB को लिख सकते हैं करंट गेन बीटा, तो एडवांटेज ऑफ वोल्टेज बीटा इंटू R2 अपान R1। यह है ट्रांजिस्टर के कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज गेन बीटा इंटू R2 अपान R1। अगर जो बात करें पावर गेन की, तो पावर गेन क्या होगा? पावर गेन
करंट गेन इंटू मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज गेन। करंट गेन मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज गेन। पावर गेन क्या है? करंट गेन और मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज गेन। तो करंट गेन हमने अभी निकाला बीटा, और अभी वोल्टेज गेन का मान निकला है बीटा इंटू R2 अपान R1। तो एडवांटेज ऑफ पावर बीटा स्क्वायर R2 अपान R1। तो ट्रांजिस्टर के कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन बीटा डेल्टा IC अपान डेल्टा IB, जबकि कलेक्टर इमिटर वोल्टेज जो है वो नियत रहे। वोल्टेज गेन एडवांटेज ऑफ वोल्टेज बीटा R2 अपान R1 और पावर गेन बीटा स्क्वायर R2 अपान R1 निकला है। अब हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में धारा लाभ अल्फा और ट्रांजिस्टर के कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में धारा लाभ बीटा में ये संबंध क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या हम देखेंगे? रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या होता है? अल्फा क्या है? ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन है अल्फा, और ट्रांजिस्टर के कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन है बीटा। तो हम जानते हैं वी नो दैट जो डेल्टा IE इज इक्वल टू डेल्टा IB प्लस डेल्टा IC। ये तो हमें पता है। डेल्टा IE जो इमिटर करंट है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के योग के बराबर होता है, ये हमें पता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, डेल्टा IC का या डेल्टा IB का, डेल्टा IC का दोनों पक्षों में हम भाग कर देते हैं। डिवाइडिंग बाई डेल्टा IC इन बोथ साइड्स। तो डेल्टा IC का हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये बना डेल्टा IE अपान डेल्टा IC इज इक्वल टू डेल्टा IB अपान डेल्टा IC, और ये डेल्टा IC अपान डेल्टा IC मिलकर कट गया तो ये हो गया 1। क्योंकि ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में धारा लाभ अल्फा होता है। धारा लाभ अल्फा क्या होता है? कलेक्टर के मान में परिवर्तन डेल्टा IC और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर करंट के मान में परिवर्तन डेल्टा IC और इंटर करंट के मान में परिवर्तन डेल्टा IE का जो अनुपात है धारा लाभ अल्फा कहलाता है। और बीटा क्या कहलाता है? बीटा जो हमने अभी निकाला है ट्रांजिस्टर के कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कलेक्टर करंट के मान में परिवर्तन डेल्टा IC, कलेक्टर करंट के मान में परिवर्तन डेल्टा IC तथा बेस करंट के मान में परिवर्तन डेल्टा IB के अनुपात को ट्रांजिस्टर का करंट गेन कहते हैं। डेल्टा IB ट्रांजिस्टर का कॉमन इंटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन बीटा है। तो हम इसको किस प्रकार से लिखें जो अल्फा बीटा के फॉर्म में आ जाए? तो हम देखते हैं कि डेल्टा IC अपान डेल्टा IE जो है उसको हम अल्फा लिख सकते हैं। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपान डेल्टा IC अपान डेल्टा IE। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिखा तो वही है, ये डेल्टा IE ऊपर जाएगा तो लिखा तो वही। तो 1 अपान डेल्टा IC अपान डेल्टा IE इज इक्वल टू 1 अपान डेल्टा IC अपान डेल्टा IB प्लस 1। अब देखिए डेल्टा IC अपान डेल्टा IE की जगह पे हम करंट गेन अल्फा लिख सकते हैं।
तो 1/अल्फा इज इक्वल टू, और डेल्टा IC अपान डेल्टा IB की जगह पे हम करंट गेन बीटा लिख सकते हैं, करंट गेन बीटा प्लस 1। तो 1/अल्फा ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस बीटा अपान बीटा, 1 प्लस बीटा अपान बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, implies that बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। यहाँ से अगर जो हम अल्फा का मान निकालें तो हमारा अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, बीटा अपान 1 प्लस बीटा। तो ये अल्फा का मान है बीटा अपान 1 प्लस बीटा। ये रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें अल्फा का मान बीटा के पदों में अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपान 1 प्लस बीटा। यदि हम बीटा का मान अल्फा के पदों में निकालें तो क्या करते हैं, ये जो लिखा है बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा, इसमें अल्फा का अंदर गुणा करते हैं, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा बीटा। हमें निकालना है बीटा, तो इस पद को हम इधर लाएंगे, बीटा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा, इसमें बीटा कॉमन लेंगे, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। तो ये अल्फा के पदों में बीटा के पदों में अल्फा का मान और अल्फा के पदों में बीटा का मान वेरी इंपॉर्टेंट है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपान 1 प्लस बीटा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। ये दोनों रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस प्रकार से ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर के रूप में करते हैं। हमने ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और ट्रांजिस्टर का कॉमन इंटर कॉन्फ़िगरेशन को देखा। आशा करते हैं ये दोनों ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और ट्रांजिस्टर का कॉमन इंटर कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।